हेलो बच्चों, हम लोग भी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा कि करंट क्या होता है और करंट में कितने टाइप ऑफ करंट होते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। और करंट में हमने सारा ऐसी इसकी SI यूनिट पढ़ी, करंट की SI यूनिट क्या होती है। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम लोगों ने ये चीज़ सीखी करंट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट ही एक है करंट डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? करंट डेंसिटी। क्या पढ़ना है हम लोगों को? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी को डिनोट किससे कहते हैं? हम लोग पास करते हैं, हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जे से। तो करंट डेंसिटी होती क्या है? तो करंट, इसको हम जे बराबर लिखते हैं I/A। क्या लिखते हैं? I/A। आई का मतलब क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं करंट अपॉन, अगर मैं देखें यहाँ पे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शनल एरिया, या कंडक्टर की एरिया लिख सकते हैं। ये करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है। अगर हम लिखते हैं थ्योरी पोर्शन तो लिखते हैं द रेशियो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट to the conductor, at that point to the cross sectional area in conductors is called current density। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। हमने क्या देखा? द रेशियो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नो कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, हम लोग सेकेंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या लिखते हैं? द करंट फ्लोइंग पर यूनिट area of cross sectional to the conductors is known as current density। ठीक है, तो हमने दो डेफिनेशन लिखी। पहले लिखा द रेशियो ऑफ द करंट एंड टू दैट पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कंडक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर कंडक्टर बोल दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, इस कॉल्ड ऑफ करंट डेंसिटी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? करंट डेंसिटी कहते हैं। अब दूसरी हमने डेफिनेशन लिखी द करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर्स इज known as current density। ठीक है, करंट फ्लोइंग टू पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ी गलत हो गई, ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। इज ऑफ द कंडक्टर एरिया यहाँ पे लगा चुके हैं, कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। इज नोन एज करंट डेंसिटी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो हम लोग क्या कहते हैं? द करंट फ्लोइंग अप पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। और यहाँ पे दूसरी मैंने डेफिनेशन लिखी द रेशियो ऑफ करंट इन दैट पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कंडक्टर्स इज नोन एज इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है? हमने कहा I/A होता है, जिसे हम करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो SI यूनिट अगर लिखना चाहें हम लोग करंट डेंसिटी की, तो SI यूनिट क्या हो जाती है? हमारे करंट को क्या लिखते हैं? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होती है। अगर डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, डायमेंशन क्या लिखेंगे?
डायमेंशन एम्पियर को हम लोग ए लिखेंगे, डायमेंशन एल की पावर -2 हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन आ जाती है। करंट डेंसिटी क्या होती है? तो द करंट फ्लोइंग द पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है, हमने क्या बताया? द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट बराबर क्या होता है? हम लोग जे से नोट करते हैं। जे बराबर क्या होता है? I/A होता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फिर हम अभी तक हमने लोग पढ़ा करंट डेंसिटी क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई स्कूल में हमने पढ़ा होगा। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस जो होता है करंट को रोकने का काम करता है। अपोजिट ऑफ करंट, जैसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं तो क्या करता है? अपोजिट ऑफ मोशन, मोशन को रोकता है। रोकता नहीं भी तो अपोज करता है। ऐसे करंट भी, हमारा रेजिस्टेंस भी करंट को क्या करता है? अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग लिखते क्या है? आर बराबर होता क्या फार्मूला है? तो आर बराबर हम लोग लिखते हैं B/I। आर बराबर हम लोग लिखते क्या है? आर बराबर क्या होता है? B/I होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, the ratio of potential difference to the current is called इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये हम बोल सकते हैं अपोजिट द करंट ऑफ मोशन इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो करंट को रोकने का जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल अपन करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि हमने क्या बताया? करंट को अपोज करता है। अगर करंट को अपोज करने का जो काम करता है या रोकने का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया? फिर से बताते हैं। हमने कहा करंट को जो रोकने का काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हम लोग SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट क्या होती है? हम लोग बात कर लेते हैं SI यूनिट। तो आर बराबर क्या है हमारे पास? B/I है। इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है, इसे क्या हम लोग लिख सकते हैं? वोल्ट बटे एम्पियर लिखा जा सकता है। वोल्ट बटे एम्पियर लिख सकते हैं। या हम लोग रेजिस्टेंस को किससे नोट करते हैं? ओम से। ओम या ओम का सिंबल ऐसे बनता है, हम लोग ऐसे बनाते हैं ओम का सिंबल। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ओम से डिनोट करते हैं। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट बटे एम्पियर लिखते हैं या हम लोग ओम लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। हमने करंट क्या होता है? जो करंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को रोकने का काम करता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। या डिफिनेशन लिखना चाहें, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन पूछी जाती है कभी कभी, तो डायमेंशन क्या होती है? तो R बराबर क्या होता है? B/I होता है। तो हमें B की डायमेंशन नहीं पता है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखो B बराबर होता क्या है? W/Q होता है। तो W की डायमेंशन क्या होती है? mL²T-2 होती है। चार्ज हमारा 80 है तो इसको 80 रखेंगे। तो यहाँ से निकाल लो भैया, कितनी बचेगी हमारे पास? mL²T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कुछ 2 था, 1 मिला तो 3 हो गया। यहाँ पे A-1 हो गया। तो करंट की डायमेंशन हमें पता नहीं, तो करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो पोटेंशियल की डायमेंशन कितनी आई वोल्ट की? mL²T-3 और A-1 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास करंट क्या है? हमारे पास ए है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। अब ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो किस में हो जाएगा? देखो ये माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? mL/2 T⁻³ और A⁻²। ये हमारी किसकी आ गई? रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। फिर से हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने कहा जो करंट को रोकता है, द अपोजिट द करंट ऑफ द मोशन इज नोन एज
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जो करंट को रोकने का काम करता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे नॉर्मल फार्मूला, रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है क्या है, बी अपॉन आई होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वोल्ट बटे एम्पियर लिखे हैं, या हम ओम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो बी बटे आई लिखा होता है, बी पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल लें यहाँ पे, उसके बाद करंट ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर सपोज दैट लिखा होगा 1 मेगा ओम, 1 मेगा किसके बराबर होता है, 10⁻6 ओम्स के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1 माइक्रो ओम लिखा है, 1 माइक्रो ओम्स लिखा है तो किसके होगा, 10⁻6 ओम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर 2 यूनिट ये यूज होंगी रेजिस्टेंस में, कौन सा, मेगा ओम क्या होता है और माइक्रो ओम क्या होता है। इतना हम नोट कर लें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओम्स लॉ अभी तक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है। अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की खोज किस सन में की गई, 1826 में। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पोटेंशियल है वो करंट पे डिपेंड रहता है। अगर करंट का मान इंक्रीमेंट करते हैं, उन्होंने क्या बताया, अगर हम करंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल भी हमारा बढ़ेगा। करंट अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी हमारा बढ़ेगा। अगर हम करंट को घटा देते हैं तो पोटेंशियल भी हमारा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, ठीक है। अगर करंट का मान इंक्रीमेंट होता है तो पोटेंशियल भी हमारा बढ़ेगा। अगर करंट भी घट रहा है तो पोटेंशियल भी हमारा घटेगा। तो कह रहे पोटेंशियल difference, the potential difference is directly proportional to the current, ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल जो है हमारा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन लिखना चाहें, अगली डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, तो क्या उसे बोलते हैं हम लोग, इफ देयर नो चार्ज ऑन इन द फिजिकल स्टेट, क्या बोलते हैं, इन द फिजिकल स्टेट। फिर फिजिकल स्टेट पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो उस केस में क्या कंडीशन जनरेट हो जाएगी, ऑफ दैट अ कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर में अगर चार्ज हमारा फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में कंडीशन क्या जनरेट हो जाएगी, वो चीज हमें देखना है। द रेशियो ऑफ potential difference, the ratio of potential difference to the ratio of potential difference applied at the end of the current flow through the cross section, current flowing through of the current flowing through a constant, ठीक है। तो हम लोग 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं, और भी डेफिनेशन लिखी जा सकती हैं। तो हम लोग ने क्या बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है, जो पोटेंशियल के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल का हम साइन हटाते हैं तो हमारे कांस्टेंट टर्म आता है। तो हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम पोटेंशियल का जो साइन हटाते हैं तो उससे क्या आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है आर। तो बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर। क्या लिखते हैं हम लोग, बी बराबर आई आर लिखते हैं। हम लोग एक ग्राफ बनाना चाहें इसका,
ठीक है। तो ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ हमारा ऐसे कुछ बन के आता है, पोटेंशियल होता है, करंट होता है, ये हमारे मेटल धातु। अगर पोटेंशियल और करंट हमने क्या है कि दोनों एक साथ इंक्रीमेंट करते रहते हैं, पोटेंशियल भी इंक्रीमेंट करेगा और करंट भी इंक्रीमेंट करेगा। तो ये ओम्स लॉ नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड रहता है। तो पहले हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, उन्हें पहले पॉइंट बताया कि जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the conductor length। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर लेंथ। कह रहे हैं अगर रेजिस्टेंस जो हमारा है और कंडक्टर लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देते हैं तो लेंथ भी हमारी बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है द रेजिस्टेंस is inversely proportional to the cross sectional area। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग निकालें यहाँ पे। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर निकालते हैं, इसको दोनों एक साथ लिखते हैं 30% पे, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, एल अपान ए लिखा जा सकता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म आता है, हमने आपको बताया, उसे क्या बोलते हैं, रो एल अपान ए। अगर रो का मान निकालते हैं तो रो बराबर हम लोग लिखते क्या है, रो बराबर आर ए अपन एल लिखा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हमें इसे एसआई यूनिट निकालना होगा, बस कुछ नहीं, बहुत ईजी है। हमने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम दोनों को एक साथ लिखे, उसके बाद हमने कहा कांस्टेंट टर्म रो आता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो। अब हम लोग इसकी एसआई यूनिट पढ़ते हैं। इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं वो तो देखते हैं, इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एसआई रेजिस्टिविटी फार्मूला क्या लिखा था हमने, आर ए अपन एल था, ये तो था आर ए अपन एल। हमने कहा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हम लोग क्या लिखते हैं उसे, ओम्स पढ़ते हैं। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, लेंथ को किस में रखते हैं हम लोग, मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, ओम मीटर। ये हमारी यूनिट आ गई उसकी, किसकी, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई हमारी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई, ओम मीटर्स आ गई। ठीक है, अगर हमें इसके डायमेंशन निकालना होता, डायमेंशन कैसे निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं। इसकी डायमेंशन निकालना, डायमेंशन तो रो बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, आर ए अपन एल लिखते हैं। अभी रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालना, रेजिस्टेंस की डायमेंशन कितनी आई थी हमारी, एम एल की पावर कितनी आई थी डायमेंशन, चलो रेजिस्टेंस डायमेंशन निकाला था। तो रेजिस्टेंस डायमेंशन क्या निकाला था, आर बराबर बी अपान आई। वोल्टेज की डायमेंशन कितनी थी हमारी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू लिखा था हमने 18, ए की पावर -1। ठीक है, तो हमारी रेजिस्टेंस की डायमेंशन कितनी आई थी हमारे पास, ए की पावर -3 हो गया था। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एम एल की पावर 2, टी की पावर -2, ए की पावर -2, आर की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पे। ये एल क्या हो गया हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1 से एल, एल कैंसिल हो गया। तो इसकी डायमेंशन हमारी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन हमारी आ गई।
कितनी m l की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन आ गई, हमारी रजिस्टिविटी की डायमेंशन आ गई। t-3 होता है यहाँ पे, t-3 कर लेंगे। रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, t-3 होती है। तो यहाँ पे कितनी आ गई, l ml की पावर 2 हो गई, 2 से a कैंसिल हो गया, 2 एक कितना हो गया, l की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ml की पावर 3 t-3 हो गया। देखो रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर t-3 a -2 होती है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर t-3 a -2 होती है। ठीक है, अब इसको हमने रजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया तो ml की पावर 3 आ जाएगी, t-2 हो जाएगी, क्योंकि खाली लेंथ ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, लेंथ में हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये हमारी किसकी थी, रजिस्टिविटी हमने पढ़ा। रजिस्टिविटी क्या होती है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी क्या होती है, जो हमारे रजिस्टिविटी है उसकी हमारी क्या होती है, वो रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी की जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है। तो लिख सकते हैं हम लोग, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर हम लिखते क्या हैं, सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये था रेजिस्टेंस। कुछ फैक्टर हमने पढ़े यहाँ पे, कंडक्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, वो चीज़ हमने पढ़ा यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में कि अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।